गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में। तो कौन कौन से डेरिवेशंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। पहला जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। ये दोनों टॉपिक सेम होंगे। दूसरा डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन कितने तरह के हम सब देखे थे, सीरीज और पैरेलल देखे थे, ठीक है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो सीरीज और पैरेलल पर था, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर बार पूछता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका दूसरा नाम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, इस वीडियो से पहले के वीडियो को नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस प्लेलिस्ट का, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला डेरिवेशन हम सब करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या अंतर होगा, ठीक उसी तरह का डिफरेंस है जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बताया गया था। पहले आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल टर्म है, उसमें हमको ये नहीं पता चलता कि चार्ज रेस्ट पर है या मोशन पर है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोला जाए सबसे पहले हम सब शुरू करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। इस टॉपिक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, ये ठीक उसी तरह है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल टर्म है जिसमें यह पता नहीं चलता है कि चार्ज रेस्ट पर है या मोशन पर है। बस हम सब जानते हैं कि किसी चार्ज के द्वारा ये फील्ड बनाया गया है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब बोला जाता है तो चार्ज रेस्ट पर है, उसके वजह से फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पहले समझ लेना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों में फील्ड बन रहा है। ये एक जनरल टर्म है, इसमें हमको नहीं पता चल रहा है कि फील्ड जो बन रहा है वो कैसे चार्ज से बन रहा है, रेस्ट या मोशन। क्योंकि चार्ज रेस्ट पर रहेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मोशन पे रहेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो क्या है? जब चार्ज रेस्ट पर हो उसके वजह से जो फील्ड होगा, जब चार्ज रेस्ट पर हो उसके वजह से जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहने का मतलब हो गया ऐसा एनर्जी जो चार्ज रेस्ट पर है उसके वजह से, ना कि चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने लगेगा उसके वजह से जो एनर्जी हो जाएगा वो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरल टर्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जब चार्ज रेस्ट पर हो, चार्ज जब रेस्ट पर हो तो रेस्ट की वजह से जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। तो ये तो हो गया टॉपिक का हेडिंग का कुछ एक्सप्लेनेशन। अब हम सब शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक हम सबका है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, उससे पहले हम सबको चार्जिंग समझना होगा, है ना। चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग बहुत आसान है। चार्जिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग is equivalent to transfer of charge
या चार्जेस, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर और अदर, है ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो चार्जिंग है। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग का प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन होता है। इन दिस प्रोसेस there must be some work done and this work done is stored as a electrostatic energy in a capacitor, as a electrostatic energy in a capacitor। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सब इसको डेरिवेशन करने वाले हैं। हम सब वर्क डन निकालने वाले हैं, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो चार्जिंग क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम सब देखते हैं कैसे इसका एक्सप्रेशन आता है, डेरिवेशन कैसे होगा। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। इसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर जो चार्जिंग से कनेक्ट है। यहाँ हम सब कनेक्ट करते हैं एक चार्जर। ये आपका चार्जर है, तो चार्जर क्या होता है? चार्जर पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई होता है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका पॉजिटिव हो गया, सो ये प्लेट आपका क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। ये प्लेट आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, है ना। सो चार्ज ऑन प्लेट क्या हो जाता है? क्यू। इसका कैपेसिटेंस हम सब मान लेते हैं सी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज कर रहा है वो है भी। चार्जिंग का कंडीशन होता है जो चार्जर है वो हमारा इसके पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको चार्ज करना है तो इसको बड़ा होना होगा। ये बड़ा नहीं होगा तो इसको चार्ज नहीं कर पाएगा, फिर यही चार्ज हो जाएगा। अगर ये छोटा हुआ तो यही चार्ज होने लगेगा, है ना। सो कैपेसिटेंस क्या होता है हम सबको पता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ये पता है ना। यहां हम सब शुरू करते हैं। लेट dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर। ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? dq, है ना। ये dq अमाउंट का चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हुआ होगा, जिसको हम सब कहना चाह रहे हैं चार्जिंग हुआ, चार्ज हुआ, है ना, चार्ज हुआ। तब क्या होगा? इन दिस प्रोसेस देयर मस्ट बी सम वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? क्योंकि चार्ज स्मॉल ट्रांसफर हुआ है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। ठीक है, अब ये वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम सबको पता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पता है। सो वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या हो जाएगा? VQ। और स्मॉल वर्क डन अगर निकालना हो तो DW VDQ, क्योंकि स्मॉल चार्ज है, ये तो फिक्स है आपका यहाँ। सो DW क्या हो जाएगा? यहाँ जो हम सब ने निकाला उसी को रख देना है, VDQ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। अब इस प्रोसेस में
आपको क्या करना है, यही वर्क डन स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के टर्म में, है ना। इसमें करना क्या है, इसमें जो v का वैल्यू यहां से हम सबको मिलेगा, v इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी, उस वैल्यू को पुट कर देना है ना। सो dw क्या हो जाएगा, v के जगह में q बाय सी dq, ठीक है। सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर चार्ज q ट्रांसफर हो गया, है ना, इफ टोटल चार्ज इज ट्रांसफर्ड, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड q, है ना, देन टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा। टोटल वर्क डन हमेशा हम सब निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, आपको पता होगा, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, q बाय सी डी क्यू, और लिमिट क्या होगा 0 टू q, ये लिमिट होगा, क्योंकि चार्जिंग कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम हम सब मान चुके हैं टोटल चार्ज ट्रांसफर कैपिटल Q। अब इसको आगे थोड़ा डेराइव करना होगा, थोड़ा सा आगे ले जाना होगा इसको। सो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा वर्क डन, है ना, ये तो हो गया, कोई फंक्शन नहीं है Q का, तो ये ऐसे ही रहेगा। इधर क्या है कि 1/c कांस्टेंट है, C आपका कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस किसी भी प्लेट का कांस्टेंट होता है, तो इसमें बच गया 0 टू Q, और ये आपका है Q dQ। इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 0 टू Q। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट का वैल्यू हम सब पुट करते हैं। सो अपर लिमिट का वैल्यू पुट करके माइनस देते हैं, और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। सो वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाएगा 1/c, और ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2। सो यही हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय c। दिस वर्क डन, फिर से लिख रहे हैं, दिस वर्क डन इज stored as an electrostatic energy, electrostatic energy किसका, in a capacitor, in a capacitor, in a capacitor। सो इसको लिख देंगे U, ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C। अनदर फॉर्म क्या हो जाएगा, अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्म भी होता है, उसको भी याद आपको रख लेना है। क्या क्या फॉर्म्स हो सकता है इसका, आपको पता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। एक बार Q को रिप्लेस करेंगे, एक बार C को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सब Q को रिप्लेस करते हैं। सो Q क्या हो जाएगा, CV, Q के जगह में C भी आपको रखना है, तो ये दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U इज इक्वल्स टू हाफ, और Q के जगह में रख देना है CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और ये C, ठीक है। सो ये दूसरा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, CV स्क्वायर। ये एकदम हाफ MV स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एकदम उसी की तरह है। दूसरा फिर से हम सब उसको रिप्लेस करेंगे, दूसरा रिप्लेस करेंगे किसको, C को, कैपेसिटेंस को। जब उसको रिप्लेस करेंगे तब एक नया एक्सप्रेशन और मिलेगा, वो देखना है क्या मिलेगा। ये तीनों एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको याद करना चाहिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहिए। यहां से आप C को रिप्लेस करना चाहेंगे तो Q बाय V यूज करना पड़ेगा इसमें। सो U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C के जगह में यूज करना है Q बाय V, हाफ Q स्क्वायर
सी की जगह में क्या यूज करना है, क्यू बाय भी, क्यू बाय भी, क्यू बाय वी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये तो कैंसिल हो गया है ना, क्यू भी। सो दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, एक तीसरा एक्सप्रेशन हो गया क्यू वी। ये भी है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो 3 एक्सप्रेशन हो गए आपके, 3 एक्सप्रेशन हो गए आपके। कौन कौन से एक्सप्रेशन हो गए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? पहला तो हो गया U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया U हाफ सी भी स्क्वायर हो गया। और तीसरा यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहां आपको इस पर एक ग्राफ भी बन सकता है Q और V के बीच में। ये हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। यहां अगर इसको ऐसे ड्रॉ किया जाए, क्योंकि Q और V आपको पता है डायरेक्टली होते हैं, Q और V डायरेक्टली हुआ करता था कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ रहे थे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसी से कैपेसिटेंस का डेरिवेशन हुआ है। सो यहाँ आप अगर ड्रॉ करते हैं चार्ज को यहाँ ड्रॉ करते हैं और यहाँ V को, तो ये डायरेक्टली का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। और इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें तो ये एक ट्रायंगल होगा, तो इस ट्रायंगल का VQ ट्रायंगल का एरिया ऑफ VQ ट्रायंगल क्या देगा? एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है Q और हाइट कितना है V। सो हाफ Q V आपको मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। और इसका स्मॉल पार्ट भी होता तब भी यही होता आपको। ये आपका स्मॉल पार्ट अगर आप लिए होते तो ये क्या हो जाता, ये आपका dq हो जाता, है ना। और भी इसके लिए तो कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट हो जाता, ये ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखाई देता। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लेते तो आप इसको भी लेते, भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। सो आपको इसमें क्या क्या मिलता, V इज इक्वल्स टू W बाय Q होता है। सो यहाँ ये dq, ठीक है, और ये वर्क डन dW ऐसे भी मिल सकता था। सो यहाँ आपको वर्क डन मिल जाता है ना, V dq, और ये वर्क डन आ गया, मतलब एनर्जी के इक्विवेलेंट है, यहाँ भी हमको एनर्जी ही मिल रहा है। सो इस ग्राफ से आप स्मॉल वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल पार्ट के लिए, स्मॉल ग्राफ के लिए। और एज ए होल क्या देगा, पूरा एनर्जी देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर हाफ क्यू भी। अब इन तीनों एक्सप्रेशन की सहायता से हम सब सेकेंड वाला डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड वाला डेरिवेशन क्या था हमारा? सेकेंड वाला डेरिवेशन था एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो नेक्स्ट डेरिवेशन का हेडिंग हम सब देंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक ही एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहला सीरीज के लिए करेंगे, फिर हम लोग पैरेलल के लिए करेंगे। इन तीनों डेरिवेशन, इन तीनों को आप अलग से याद रखें, इसका यूज अभी होगा। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है ये आपको बताना है, ये पता चल जाएगा। सीरीज पैरेलल का आपको एक्सप्रेशन याद होगा, पहले करवाया गया है। सो इसको आप यहाँ लिख लें, हाफ क्यू भी, दूसरा है हाफ क्यू स्क्वायर सी, और तीसरा है हाफ
सी भी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए कि इसका काम है। कैसे काम होगा? पहला हम सब चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या आता है? तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर n capacitors connected in series। तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? 1/c, है ना। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे लिखते थे 1/C1। सीरीज में एकदम पैरेलल की तरह होता है ना, रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसकी तरह होता है। सो 1/Cn ऐसा चलेगा। अब आपको इसमें देखना है कौन सा एनर्जी वाला एक्सप्रेशन को यूज करना है, जिसमें सी न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये वाला, है ना। सो यहां लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड सिंस एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर कितना हो जाएगा? ये आपका है U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। सो इसको आप लिख सकते थे Q स्क्वायर 1/C, और यही C है, C इक्विवेलेंट। इसके जगह में इतना वैल्यू पुट कर देना है आपको। सो हाफ Q स्क्वायर 1/C के जगह में क्या रख देना है? 1/C1 1/C2 ऐसे चलेगा, ये 1/Cn तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Q स्क्वायर C1 हाफ Q स्क्वायर C2 हाफ C3 कहाँ तक जाएगा? हाफ Q स्क्वायर Cn तक। अब देखिए, ये तो पहला एनर्जी हो गया, ये हो गया पहला एनर्जी, ये हो गया दूसरा एनर्जी, ये हो गया तीसरा एनर्जी, ऐसे कितना तक जाएगा? Un तक। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा इसमें? टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un। ठीक है। सो ये एनर्जी तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा है ना, सीधा हो गया, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन हम सब करेंगे पैरेलल वाला, है ना। दूसरा डेरिवेशन करेंगे पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला में क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लेट अस कंसीडर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल क्या हो जाएगा? तो इसके लिए डायरेक्टली होता है सीधा एकदम, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 C3 Cn। ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर से वही एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर कितना होता है? तो यहां पर हम सब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यही है खासियत अलग अलग फार्मूला होने का। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वही करेंगे जिसके न्यूमरेटर में C हो, ये वाला, हाफ C भी स्क्वायर। सो हाफ भी स्क्वायर C। सो हाफ भी स्क्वायर C के जगह में लिख देना है आपको C1 C2 C3 Cn, और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। C1 हाफ भी स्क्वायर C2 हाफ भी स्क्वायर C3 हाफ भी स्क्वायर Cn। सो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाता आपका U1, फिर से ये U2 U3 कहाँ तक जाएगा? Un तक। फिर से तो आपको वही मिल गया, सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, आपको यही वाला टर्म मिल गया, है ना। ये आपका सीरीज का था,
ये आपको सीरीज का था। ये आपको पैरेलल में भी क्या मिल गया, u इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 un। मतलब सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमेशा ऐड होगा। सीरीज हो या पैरेलल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी is always the summation of individual capacitor, energy of individual capacitor। अब हम सब डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा उसको सबसे पहले हम सब डिफाइन करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द स्पेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा जितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, पर एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना। ये एनर्जी डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो इसके डेरिवेशन के लिए बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करना है ना। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको पहले भी कराया गया है। इस पर जो डेरिवेशन था, इस पर जो डेरिवेशन हम सबका आया था, दोनों के बीच में सेपरेशन d है, एरिया ऑफ प्लेट क्या है, a है। दोनों के बीच में या तो एयर या तो वैक्यूम है। इसके लिए हम सबके पास एक एक्सप्रेशन था, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d, है ना। सो यहाँ हम सब लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। Let us consider a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor separated by distance d, having area प्लेट का क्या है, ए कंसिडर किया गया है ना। देन कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका कैपेसिटेंस कितना कैपेसिटेंस होता है अभी आपको बताया गया है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यही बताया गया है। सो कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट A यानी एरिया ऑफ द प्लेट, दोनों का एरिया A है, दोनों का एरिया A है, ये होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V बाय D। ये आया है E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr से आया है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, V1 इसका V2 इसका, आपको पहले बताया गया है, इसका V1 इसका V2, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। ये पोटेंशियल से कनेक्ट होता है पैरेलल प्लेट, सेपरेशन D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब यहाँ से आपको भी मिल जाएगा, कितना मिलेगा, E टाइम्स D। इसको आप कर दें इक्वेशन 2, इसको कर दें इक्वेशन 1, और हम सबको पता है एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, है ना। इससे पहले हम सब एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं ना। एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर कितना होता है, कैपेसिटर कितना होता है, U इज इक्वल्स टू हाफ C
वी स्क्वायर, है ना। u इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर का यूज कर देना है इसमें, और c का वैल्यू यहां से लेना है, v का वैल्यू यहां से लेना है। इसको कर देंगे इक्वेशन 3 और लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 in 3 वी हैव, कितना मिलेगा, हम सबको मिल जाएगा यहां पर एक्सप्रेशन u इज इक्वल्स टू है हाफ सी वी स्क्वायर। c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू है c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d, यही था, और v का वैल्यू है e टाइम्स d। इसको रख देना है इस पर, हाफ c के जगह में एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और v के जगह में क्या लिखना है, e d का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से d एक कैंसिल हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट a टाइम्स क्या हो जाएगा, ये आपका e स्क्वायर, और एक बचेगा d। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट एरिया और सेपरेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट e, ये है एरिया ऑफ द प्लेट और ये है सेपरेशन। तो एरिया और सेपरेशन को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, ये आपका एरिया ऑफ प्लेट है ना, और दोनों के बीच में सेपरेशन d है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा वॉल्यूम, है ना, आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, है ना। और हम सबका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम सबको मिल चुका है। कहाँ मिला है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो यही है यहाँ पर, इसको आप यहाँ ले आते हैं ना। सो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको नोटेशन ED से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, सॉरी UD से इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी UD क्या हो जाएगा, U बाय, ठीक है, AD क्या है, वॉल्यूम AD, ठीक है, और U बाय AD क्या मिल जाएगा, U बाय AD क्या मिल जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। सो UD एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मिलता है। इसी को डेरिवेशन करने के लिए बोलता है आपको एग्जाम में, इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है एग्जाम में, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, एनर्जी तो स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होगा, पर हाफ एप्सिलॉन नॉट इसको लिखा जाए तो E आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता, E क्या हो जाता, E हो जाता E स्क्वायर, है ना। ये कैसे होता, AB कोस थीटा क्या होता, E कॉस थीटा के जगह में क्या 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, तो cos 01 हो जाता, तो ये आपका E और ये E, तो ये आपका फिर से E स्क्वायर मिल जाता। सो ये आपका एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछता है। तो इस पर आपका बाकी है SI यूनिट, डायमेंशन और क्वांटिटी, है ना। SI यूनिट इसका क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, SI यूनिट, ये आपको अभी बताया गया कि ये तो स्केलर है, एनर्जी हमेशा स्केलर होता है, ठीक है ना। सो SI यूनिट हम सबको लिखना क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ आपको लिखाया गया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जूल पर मीटर क्यूब, है ना, जूल पर मीटर क्यूब, ये इसका SI यूनिट होगा।
आप CGS यूनिट निकाल सकते हैं, अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जूल यानी एनर्जी mL2T-2 और वॉल्यूम का LQ। तो इसको क्या लिख सकते थे, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो ये एनर्जी डेंसिटी जो बार बार आपसे पूछता है एग्जाम में, ये डेरिवेशन यहाँ तक आपको याद कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में हम सब चलेंगे कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।